नमस्कार दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यंग माइंड्स ऑफ इंडिया और यूट्यूब चैनल साइट एंड इनसाइट में। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। सबसे पहले तो तारक मेहता उल्टा चश्मा की पूरी टीम को तो सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इतने लंबे समय के लिए हम एंटरटेन करने के लिए। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया। साथ ही मैं अपने दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा श्री कवि कुमार जी को, जो अब नहीं है, बहुत अफसोस है, लेकिन उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। नहीं, बिल्कुल आज भी आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं उनको याद नहीं करता, क्योंकि वो इतने प्यारे इंसान थे कि मतलब उसको हम मतलब मैं तो पर्सनली मैं तो उनको भुला ही नहीं पाता हूँ कि इतना वक्त हमने साथ में बिताया है और इतने अच्छे इंसान थे कि वाकई में बहुत ही मज़ेदार समय हमने पास किया उनके साथ। आई एम श्योर, मैं जरूर समझता हूँ जब हम एज अ दर्शक देखते हैं और आपने तो साथ समय बिताया है, जिया है, तो कितना मुश्किल होता होगा किसी अपने को एकदम से ना देख पाना दोबारा से और ऐसा लगना कि अचानक से क्या हो गया। एक लाइफ की अलग ही फीलिंग आती है कि जिंदगी कुछ नहीं है, ऐसे एहसास आ जाते हैं दिमाग में। पता नहीं कैसे आप वो वक्त गुजारते होंगे जब आप उनको नहीं पाते होंगे सेट पे। जी, पर कहते हैं ना कि लाइफ गोज ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। तो अभी या शो मस्ट गो ऑन। या दिलीप जी, आप जिस दौर से आते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आत्माराम तुकाराम जी की तरह हमारे दौर की बात करूंगा, लेकिन जिस दौर से के कलाकारों से आप आते हैं, वो दौर के कलाकार वाकई बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल कलाकार हैं, क्योंकि आप लोगों की कला जमीनी हकीकत से जुड़ी भी महसूस होती है, क्योंकि थिएटर से आप आते हैं। और शायद इसी वजह से उस दौर के जितने भी टेलीविजन सीरियल हैं जो आज तक हमारे दिलों में बसे हुए हैं, और उसी श्रृंखला में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने भी अपनी जगह बनाई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि हालांकि हर एक कलाकार अप्रतिम है, ये भी भिड़े जी का डायलॉग है, अप्रतिम, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आज खुशकिस्मती है मेरी कि मैं दिलीप जी आपसे बात कर पा रहा हूँ। आपकी जर्नी को स्पेशली मैं जानना चाहूंगा। मैंने प्यार किया के एक कैरेक्टर से लेकर रामू, और आज जो आप चंपकलाल, जेठालाल चंपकलाल गढ़ा है, ये पूरा सफर एक एक्टर का कैसे शुरू हुआ? हाँ, पहले तो शौकिया तौर पे मैं करता था इसको, एज ए प्रोफेशन मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैंने प्यार किया तो उसके बाद मैं थिएटर भी करता रहा, गुजराती थिएटर में। बस ये 2008 में शुरू हुआ तारक मेहता, और 2007 तक थिएटर में करता रहा लगातार, फ्रॉम चिल्ड्रंस प्लेस, यानी 1977-78 में कहूँगा कि तब मैं 77 से मैं चिल्ड्रन प्लेस करता था, और 2007 तक मैंने फिर लगातार थिएटर किया, कमर्शियल प्लेस किए वगैरह। तो जब 2008 से फिर जब तारक मेहता शुरू हुआ, तब से थिएटर मेरा छूट गया है। बाकी लगातार जो आप कह सकते हैं कि 30 साल ऑलमोस्ट थिएटर मैंने किया। तो मैंने प्यार किया जब किया तो वही शौकिया तौर पे चल रहा था। उसके बाद से जब आई थिंक ZTV जब आया, तो तब मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं, इसमें प्राइवेट चैनल आई है, तो एज एन एक्टर शायद इसको प्रोफेशन अगर हम ले तो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि थिएटर तो ऑफकोर्स इतना उन दिनों इतना पेइंग नहीं था, बस यही था कि पैशन था तो हम लोग थिएटर करते थे। एक अलग मज़ा था थिएटर करने का, जो ऑफकोर्स आज भी किसी भी कलाकार के लिए वो थिएटर का जो मज़ा है वो तो रहेगा ही ज़िंदगी भर, उसको तो आप भुला नहीं पाएंगे। तो जब ये प्राइवेट चैनल शुरू हुआ, तब मैंने जो आई थिंक 1990 या 91 में आई डिसाइडेड टू टेक अप एज अ प्रोफेशनली एज एन टू बिकम एज अ प्रोफेशनल एक्टर। और तब से फिर थोड़ा सा ऑफकोर्स थोड़ी सफ़र बहुत शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल रही, काम इतना मिल नहीं रहा था। मैंने प्यार किया के बाद मैंने हम आपके हैं कौन की, फिर आई थिंक बाय 95-96 जी पर एक आई थी ज़रा हटके, जिसमें लकी अली जो सिंगर है, तो मैं और लकी जी हम लोग प्रोटैगनिस्ट थे उसमें, 2 कैरेक्टर मेन कैरेक्टर थे, वो किया। फिर एक के बाद एक सीरियल मिलती गई और काम से काम मिलता गया, तो धीरे धीरे चलता रहा। साइड में कमर्शियल थिएटर भी मैं करता रहा, और उन दिनों तो वीकली एपिसोड आते थे, डेली तो था नहीं। तो कई साल तक ये रवैया रहा कि मैं 2 वीकली में करता था, और मतलब 8-8 दिन उसकी शूटिंग होती थी, 4-4 एपिसोड होते थे, 2 दिन में एक एपिसोड होता था। और
मतलब 8 और 8 16 15 दिन करीब शूटिंग के लिए रखता था, और बाकी के 15 दिन मैं थिएटर की टूर वगैरह अगर कुछ हुई तो उसके लिए मैं अलहदा रखता था। फिर डेली रोज शूटिंग वगैरह करना। तो फिर बस धीरे धीरे करते गए, चलते गए, एक काम से दूसरा काम इस तरह से मिलता रहा। और फाइनली जब ये 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया तो उसने तो मतलब पूरी दुनिया ही बदल दी। आपकी नहीं, हम सबकी दुनिया बदली है तारक मेहता ने। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि तारक मेहता की उल्टा चश्मा की जो शुरुआत हुई वो किस तरीके से हुई, मतलब हाउ यू गॉट सेलेक्टेड इन दिस रोल, और ये कैसे हुआ? एक्चुअली आसिफ भाई एंड मी वी आर कॉलेज फ्रेंड्स एक्चुअली। अच्छा। तो हाँ, मैं कॉलेज मतलब वो भी अलग कॉलेज में थे, मैं अलग कॉलेज में था, लेकिन हम लोग इंटर कॉलेज कंपटीशन में काफी मिला करते थे। और आसिफ भाई उन दिनों उन्होंने एक एज ए बतौर एक एक्टर एक प्ले भी किया था, बहुत बढ़िया किया था उन्होंने। तो मैं जाकर उनको मिला था कि भाई आपने बहुत बढ़िया रोल किया वगैरह। और मैं तब कंपटीशन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका था, तो उनको भी ये लगा कि अरे वाह, मतलब इन्होंने आके मेरे एक्टिंग की तारीफ की। तो उस तरह से फिर हमने एक पृथ्वी वगैरह में एक प्ले किया था, उसमें एक म्यूजिकल प्ले था, उसमें हम लोग साथ में थे, आई थिंक 86-87 के अराउंड। तो वैसे हमारी जान पहचान काफी सालों से है, और वो मुझे बतौर एक एक्टर काफी मानते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहली सीरियल उनकी थी हम सब एक हैं, जो सोनी पे आती थी 1998 में। तो उसमें भी उन्होंने मुझे रोल दिया था। फिर उसके बाद जितनी भी सीरियल उन्होंने बनाए सब में उन्होंने मुझे कास्ट किया, एक्सेप्ट ये तारक मेहता के पहले एक डेली सोप उन्होंने किया था सारथी, जो स्टार प्लस पे दोपहर को आता था। वो एक सीरियल को छोड़ के बाकी उनकी सारी सीरियल में उन्होंने मुझे रोल दिया है। हम सब एक है, ये दुनिया रंगीन, मेरी बीवी वंडरफुल। तो ये सारी, और जब ये एक्चुअली सीरियल कर रहे थे तब उन्होंने फिर से मुझे कहा कि भाई ये मैं बना रहा हूँ और तुम्हें रोल करना है। और उन दिनों एक्चुअली मैं एक और सीरियल कर रहा था, मैं ऐसी क्यों हूँ, सहारा पे। तो वो भी हमारे एक मित्र है हेमल ठक्कर, तो अभी उनमें मैं उनके साथ कमिटेड था 20 दिन के लिए। तो चूंकि हमारी ये थिएटर की ट्रेनिंग है कि भाई एथिक्स तो होता है कि भाई एक जगह अगर कमिटेड है तो यहाँ दूसरी जगह हम कैसे हाँ कर दे। तो हालांकि मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तारक भाई की जो रचना है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तारक मेहता जो हमारे गुजराती के बहुत बड़े लेजेंडरी ह्यूमरिस्ट रहे हैं, तो उनको मैंने बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं। तो ये मतलब ये तो ड्रीम रोल था मेरे लिए, बट ये दुविधा थी कि कैसे करें। तो मैं ऐसी क्यों मैं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। तो फिर मे बी ये मेरी डेस्टिनी थी। तो वो सीरियल बंद हो गई, और जब बंद होने वाली थी तो वो भी आसिफ भाई को ही पता पहले चला, क्योंकि हेमल भाई और आसिफ भाई दोनों अच्छे दोस्त थे, वो भी दोनों अच्छे दोस्त थे। तो उनको पता चला तो उन्होंने फिर से मुझे फ़ोन किया कि भाई वो सीरियल जो आप कर रहे हो तो बंद हो रही है, अब क्या ख्याल है आपका? बोला सवाल ही नहीं, अब तो करना ही है। तो इस तरह से फिर उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि चंपकलाल या जेठालाल, आप दोनों में से क्या करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि आप कोई भी किरदार करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने वो तारक भाई को मैंने बचपन से पढ़ा था, तो मैंने कहा कि चंपकलाल तो मैं लगूंगा नहीं। जेठालाल भी जो तारक भाई का जो कंसीव किया हुआ कैरेक्टर है वो तो थोड़ा अलग था, काफ़ी स्किनी उनके जो कैरिकेचर्स हमने देखे हैं जो एक मैगजीन में वो। तो मैंने कहा वो भी मैं नहीं लगूंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ, उसको करने की मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो फिर इस तरह हमने शुरू किया, और शुरू के 15-20 दिन थोड़ा लगा हमें रिदम थोड़ा सेट होने में, और बस फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री। धीरे धीरे तो मतलब इतना पॉपुलर हो गया कि हमको भी समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है। हाँ, क्योंकि उस वक्त एक टेलीविजन में एक अलग ही दौर था, अलग तरह के सीरियल्स बनते थे। उस बीच में अगर एक ऐसी हल्की फुल्की कॉमेडी वाले शुरू करना और फिर इतना बड़ा सीरियल बन जाना, ये सही में अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत मोमेंट रहा होगा। तो क्या आपने सच में कभी सोचा था कि ये इतनी लंबी सीरीज बन जाएगी, 3000 एपिसोड, 12 साल, कभी ऐसा ख्याल में आया? आप बताएं, कभी कोई सोच सकता है? कोई भी कलाकार?
जब हमने शुरू किया था तो हाँ ये पता था कि ये मतलब इसमें दम बहुत है, क्योंकि बेसिक जो मटेरियल है तारक भाई का, जो जो कैरेक्टर्स है इतने वेल एच्ड आउट है, इतने वेल कंसीव्ड है, वेल रिटन है। तो ये वाकई में चीज जो मेन मुद्दा जो है वो तो वाकई में बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना लंबा चलेगा और इतना मतलब चलता ही रहेगा ऐसा तो कोई मतलब बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता। पर मैं मानता हूँ कि ये वाकई में भगवान की कृपा रही है हम सबके ऊपर कि अव्वल एक तो हम सबको उन्होंने तंदुरुस्त रखा है कि 12 साल तक ईश्वर की कृपा, कॉमेडी कर कृपा कि 12 साल कॉमेडी करना तो वैसे भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ऊपर से ऐसी हल्की फुल्की सात्विक कॉमेडी जिसमें पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके, ऐसी कॉमेडी विदाउट एनी यू नो जो कहते हैं ना लीप, आजकल काफी सालों से पॉपुलर है सीरियल्स में कि लीप लेते हैं राइटर्स, तो वैसा भी कोई है नहीं लीप लेने का। तो इस तरह से वाकई में मैं समझता हूँ ये चमत्कार ही है और भगवान की कृपा है, सम डिवाइन पावर इज रियली वर्किंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। और बस और लोगों का प्यार, जो हमें प्यार मिला है, जो आशीर्वाद मिला है हम लोगों से, आज भी मिलता रहा है। जब भी लोग मिलते हैं कहीं भी तो बस यही कहते हैं, कितने लोग यही कहते हैं कि इसको कभी बंद मत करना, इसको ऐसे ही चलते रहने देना। तो बस ये लोगों का जो प्यार है मुझे लगता है यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी इसको बंद मत करना। हालांकि हमें बहुत अफसोस ये भी होता है क्योंकि कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स छोड़ के चले जाते हैं, नए आते हैं और नए चेहरे को बड़ी मुश्किल से हम लोग अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब भी कोई नाम आता है तो वही कैरेक्टर आते हैं जो पहले कैरेक्टर इतने लंबे वक्त तक रहे हैं। लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको प्लीज जितना आप बढ़ा सकें, चला सकें, चलाइए जरूर। हमारी तो आपके लिए विशेष रहेंगी जरूर दिलीप जी। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप महसूस करते हैं इस दौर की एक्टिंग में, आज अब अगर आप नए एक्टर्स के साथ काम करते हैं और जिस तरह की अब चीज हो चुकी है, क्योंकि अब कमर्शलाइजेशन इतना बढ़ गया है, कैमरा प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है, एक्टिंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेकेंडरी लेवल पे आ चुका है, प्राइमरी तो कैमरा प्रेजेंस है, जितना ग्लैमरस है वो बन चुका है। तो आप क्या फर्क महसूस करते हैं आज की दौर में और उस दौर में एक्टिंग करने में? नहीं बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि जब कोई भी आप सिर्फ एक्टिंग नहीं, किसी भी अगर आप फैक्ट्री में या मतलब कोई भी आप चीज ले ले, जब क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो क्वालिटी सफर होती है। अभी आज देखिए ये ऑलमोस्ट एक फैक्ट्री की तरह काम होता है कि रोज आपको इतना शूटिंग आपको करना ही है। तो पहले के दौर में इसलिए क्योंकि वो वीकली थी, आपको आराम से काम करने का मौका मिलता था, आपको 2 दिन मिलते थे एक एपिसोड बनाने के लिए। तो डायरेक्टर, राइटर, मतलब 4 एपिसोड अपने राइटर ने लिख लिए, फिर अगले 4 आपको अगले महीने बनाने हैं। तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है कि आप उसमें क्या कितना बेहतरीन आप उसमें लिख सके आइडियाज, मतलब जो है वो प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सब मिल करके उनके पास टाइम रहता था। आज टाइम ही नहीं है किसी के पास जो काम करने का। मुझे लगता है कि आज ये जो ऑलमोस्ट डेली का जो हो गया है कि 5-5 एपिसोड अ वीक। अभी आप सोचिए, एक तो एक एपिसोड 20 मिनट का होता है और एक एपिसोड आज की डेट में शूट करने के लिए कम से कम 1.5 दिन आपको लगता है। मतलब 12 घंटे की हमारी रोज की शिफ्ट होती है, तो 12 और 6 18 घंटा। अभी 20 दिन 20 महीने के 20 एपिसोड, 5 एपिसोड हफ्ते के, तो 20 एपिसोड महीने के हो गए। तो मैं मतलब 30 दिन, अब 20 एपिसोड के लिए आपको 30 दिन तो शूटिंग करनी ही पड़ती है। अभी आप सोचिए 30 दिन रोज आपको शूटिंग करनी है, राइटर्स को रोज लिखना है, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी तो सफर होगी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर जैसे वेस्ट में होता है कि वहाँ सीजन्स होती है, वो लोग 6 महीना शूटिंग करते हैं, 6 महीना ब्रेक लेते हैं, मतलब उन 6 महीने में राइटर्स को भी वक्त मिल जाता है अगले 6 महीने के लिए काम करने के लिए। तो आई थिंक वो जो एक पैटर्न है, अगर वो पैटर्न यहाँ आ जाए तो डेफिनेटली, क्योंकि आप अभी ये जो नया प्लेटफॉर्म OTT आया है, आप उसमें देखिए कुछ बहुत बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हालांकि मेरी एक शिकायत है कि उसमें बिना वजह जो गालियां उसमें थोपी गई है, वो एक बहुत ही मुझे लगता है कि अनवेलकम, मतलब उसकी फैमिली के साथ बैठ के देखने लायक शो बहुत कम है हमारे यहाँ पर। बिल्कुल 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 नहीं, मतलब जरूरत नहीं है। मतलब उनके लिए मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट है कि ऋषिकेश मुखर्जी जी या राज कपूर जी या इतने बड़े बड़े लोगों ने जो टाइमलेस काम किया है,
उनको तो गालियों की जरूरत नहीं पड़ी, आपको क्यों जरूरत पड़ रही है भैया? आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज, मतलब आप टेकिंग अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, कहानियां अच्छी है, आपको क्यों उसमें, क्यों आपको वेस्ट का कॉपी करके आपको उसमें गालियां डालनी है, क्यों, फॉर व्हाट? वो एक बहुत ही मुझे बहुत अपसेट करता है वो एक चीज, कि वो बस भगवान करे वो अगर जो भी है ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक, उनको कोई अकल दे और ये नॉर्म्स जो है गालियों का वो अगर निकाल दे तो अच्छा रहेगा। तो यही है कि अगर वक्त मिलता है अच्छा काम करने का तो आई थिंक आज भी लोग तो हैं, एक्टर्स भी है, डायरेक्टर्स भी है, राइटर्स भी है, बट ये है हाँ सीरियल में थोड़ा सा ये मतलब जिस तरह का एक जो ये दौड़ लगी हुई है उसका अभी तो पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब यही अगर मैंने कहा वैसे अगर सीजन वाइज अगर कर दे तो शायद कुछ इसमें पॉसिबल हो। एक एक्टर एक उम्र में दोहरी जिंदगी जीता है, एक पर्दे की लाइफ और एक उसके पीछे की लाइफ। बहुत स्ट्रगल है इस काम में क्योंकि क्रिएटिविटी है और ये भी इसमें श्योरिटी नहीं होती कि एक बहुत बड़ा किरदार निभाने के बाद आपको काम दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी में, आपकी जाती जिंदगी में ऐसे वो पल क्या थे जिन पलों में आपको लगता था कि बहुत परेशानी है, डिप्रेशन है, कभी ऐसा ख्याल आया हो कि इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए? तो मैं इसलिए भी जानना चाहूंगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पेशेंस सीखने को मिलते हैं, बहुत और क्वालिटीज लर्न होती हैं, लेकिन आपके वो मोमेंट कैसे थे? कभी आपके लाइफ में ऐसे दौर आया? नहीं बिल्कुल है। जस्ट बिफोर तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1-1.5 साल मेरा ऐसा गया कि बिल्कुल काम नहीं था मेरे पास। मतलब आप सोचिए 20-25 साल इस लाइन में रहने के बाद, इतना काम करने के बाद, वो 1-1.5 साल ऐसा है कि मेरा प्ले भी बंद हो गया था, मेरे पास कोई प्ले भी नहीं था और कोई सीरियल भी नहीं था, मतलब कोई काम नहीं था। तो वाकई में बहुत डिफिकल्ट दौर था वो, क्योंकि फिर ऐसा लगता कि अब इस उम्र में मतलब क्या नया, क्या करें, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो एक्टर को और कुछ सूझता भी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। बट भगवान की दया से मुझे उन दिनों मुझे ये आई फॉलो द BAPS स्वामीनारायण एक्ट, प्रमुख स्वामी महाराज जी का सेक्ट है ये। तो मेरे एक दोस्त, मतलब उन दिनों में फ्री था तो उनका कुछ फंक्शन था, कुछ बच्चों का एक प्रोग्राम था, उसमें वो मुझे ले गए जज बना के या कुछ उस तरह से। मैं वहाँ गया, इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ स्वामी जी से, जो भी स्वामी जी वो उनका संभाल रहे थे इंचार्ज, उनसे बातें हुई तो मुझे मज़ा आया। तो मैं फिर एवरी संडे वहाँ पे वो सत्संग सभा होती है, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि भाई आप अगर फ्री हो तो आइएगा। तो लकीली मैंने अपनी वाइफ से बात की फिर घर आके, और फिर 1-2 संडे के बाद हम लोग गए तो वाकई में बहुत मज़ा आया। तो ये जो सत्संग मैं समझता हूँ कि जो मुझे राइट टाइम पे मिला उसमें पूरा मामला संभल गया, अदरवाइज दैट वाज रियली ट्राइंग टाइम्स। और सत्संग की वजह से ये भी है कि इतने करेक्ट टाइम पे मैं समझता हूँ ये मिला है कि ये जो पॉपुलैरिटी है उससे भी मैं बच गया, कि ये जो सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस पचाना मैं समझता हूँ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग को ये लग जाता है कि हम कुछ हैं, हमने ये मुकाम हासिल किया। राज कपूर साहब का एक डायलॉग था ना कि शोहरतें समंदर के किनारे नहीं होते, अच्छे अच्छों को हमने डूबते हुए देखा है। हाँ क्या बात है, यस यस करेक्ट। तो बस ये जो मुश्किल दौर था वो ये सत्संग की वजह से गुजर गया, और अभी तो बहुत ही फुल फ्लैज आई एम इन्वॉल्वड इन सत्संग। तो अभी तो बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अंदरूनी एक एकदम पीस, एक शांति हो गई है, किसी भी प्रकार का कोई उलझन, कोई टर्मोइल नहीं है लाइफ में, कि अभी इतना समझ में आ गया कि भी काम हो तो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। जैसे बच्चन साहब के पिताजी हरिवंश राय जी ने बच्चन साहब के मुंह से ही सुना है कि भाई मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो ये भी जब से सुना है वो भी जीवन में उसको इम्प्लाई करते हैं, तो आई एम रियली एट पीस। चलिए बहुत अच्छी बात है जो आपने सत्संग वाली बात जोड़ी कि धर्म और संस्कृति और जो स्पिरिचुअल पद्धति है हमारी, उससे साथ जुड़ के बहुत एक अलग फील एक जिंदगी में आती है और बहुत कुछ समझ आता है कि किन चीजों के पीछे हम भागते परेशान होते हैं। खैर बहुत अच्छा आपका एक अनुभव आपने शेयर किया हमारे साथ। अच्छा, हर प्रोफेशन में
चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, सब जगह हालांकि क्योंकि मैं इसलिए कहूंगा कि इंडस्ट्री ऐसी एक ऐसा